हेलो एवरीवन। तो आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने सेल साइकिल के बारे में जाना था। जैसे ये हमारा डायग्राम है सेल साइकिल का और ये डायग्राम शो कर रहा है कि कैसे एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनता है। तो सेल साइकिल में हमने देखा था कि सेल साइकिल के दो फेजेस हैं। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। तो इंटरफेज में जो है सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन की, जिसमें वो अपने अंदर के सारे कंटेंट्स को दुगना कर रहा था। दुगना इसलिए कर रहा था क्योंकि एक सेल से दो सेल बनने वाला है, तो बिल्कुल सारे कंटेंट्स को दुगना करना पड़ेगा। तो इंटरफेज में सेल प्रिपेयर हो रहा था, तैयार हो रहा था डिवाइड होने के लिए। और दूसरा था एम फेज, जिसमें सेल जो है एक्चुअली डिवाइड कर रहा था, एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा था एम फेज में। तो इंटरफेज जो है हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ये रहा हमारा इंटरफेज। ये आपको याद होगा कि हमने इसमें बताया था कि इंटरफेस जो है 95% ऑफ टाइम ले लेता है सेल साइकिल का। तो वो हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम एम फेज पढ़ने वाले हैं। और एम फेज क्या है? एम फेज बाकी जो बचा हुआ 5% टाइम था वो एम फेज लेता है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एम फेज या माइटोटिक फेज भी इसको बोलते हैं। दिस इज द स्टेज एट विच एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। तो ये ऐसा स्टेज है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड डॉटर सेल्स इज द सेम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें भी हमने देखा था कि जैसे क्या होता है कि इसमें जो पेरेंट सेल है और वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनने वाले हैं। तो अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। जैसे कि यहाँ आप एक फिगर से समझिए। ये हमारा अभी एक सेल है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे ऐसे करके, ठीक है। और ये डिवाइड होके दो डॉटर सेल में बनने वाला है। ये पहला और ये दूसरा। तो जब ये दो डॉटर सेल बनने वाला है तो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। तो डॉटर सेल्स में जो है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होंगे। 46 क्रोमोसोम्स होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। इसीलिए जो है हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। क्यों? नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले भी 46 ही थे और जब सेल डिवाइड हो जाएगा तब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही होंगे। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से जो है वो चार डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे मियोसिस में, तो इसमें चार डॉटर सेल्स बनते हैं। तो पहले दो डॉटर सेल्स बनते हैं, फिर इनसे भी दो बनते हैं। तो जैसे कि ये मियोसिस है, ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा क्लियरली बताना होगा। ये हमारा ये मियोसिस है। तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहा था जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहे थे। अगर पेरेंट सेल में 46 है तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम? इक्वेशनल डिवीजन। और ये है माइटोसिस के केस में। और मियोसिस के केस में क्या हो रहा था कि अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो लास्ट में जो है चार डॉटर सेल्स बनेंगे और उसमें क्रोमोसोम का नंबर 23 है। इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। लेकिन माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने के कारण इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो माइटोसिस पढ़ने वाले हैं। क्यों? मियोसिस हमारे बॉडी में सिर्फ एक सेल्स में होता है, वो है जर्म सेल जो स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन करता है। और अभी हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो हम इसको इस पे फोकस करेंगे। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। तो एम फेज क्या है ना, एम फेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको टर्म दिया गया है कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा या फिर लास्ट में सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सेल के
साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं? सेल में न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितना भी कंटेंट होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जो कि आपके सेल के जो जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना सेल में, उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने भी कंटेंट्स है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, इस मतलब इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन के भी जो होते हैं वो 4 स्टेजेस होते हैं। ये क्या है 4 स्टेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इस फिगर को जरा देखिए, ये था हमारा इंटरफेज और ये बचा हुआ है एम फेज। तो हम लोग आज एम फेज पढ़ रहे हैं। एम फेज में भी जो है पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के भी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अब कैरियोकाइनेसिस में सेल का न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज जो है कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है, पहला स्टेज है। तो अब देखते हैं कि प्रोफेज में क्या हो रहा है। क्रोमोसोम मटेरियल क्या हो रहा है? क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो इस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब जैसे कि एक सेल का फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सॉरी न्यूक्लियस का करते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो है क्रोमेटिन मटेरियल या जो भी है क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम मटेरियल वो इस फॉर्म में होता है, पूरा इस तरह से फैला हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर, एकदम आराम से फैला हुआ है। अभी इसको कोई काम नहीं है तो एकदम आराम से फैल के है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब टाइम आता है सेल डिवीजन का तो क्या होता है? प्रोफेज के अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से कंडेंस्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं इस तरह से, जैसे कि आप इस फिगर से क्लियरली समझिए। अभी इस तरह से फैले हुए हैं, लेकिन प्रोफेज में आते ही ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस्ड होके इस फॉर्म में आ जाएंगे। ये हमने इस याद है आपको, हमने एस फेज में क्या देखा था? सिंथेसिस फेज में, सिंथेसिस फेज में हमने देखा था कि क्रोमोसोम अभी ऐसे प्रेजेंट है, इनका सिंगल आर्म है ना। और फिर एस फेज में आके इनका रेप्लिकेशन हो जाता है और इस तरह से 2 आर्म हो जाते हैं। हमने ये देखा था कि क्रोमोसोम का जो है अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन इसका नंबर उतना ही रहता है। अगर हम अभी इसको एक क्रोमोसोम काउंट कर रहे हैं तो अभी भी हम इसको एक ही क्रोमोसोम काउंट करेंगे, लेकिन क्रोमेटिड्स की संख्या दुगनी हो जाती है। क्रोमेटिड्स को हम नहीं बोल सकते हैं कि अभी अभी अगर स्टार्टिंग में 46 है तो क्रोमेटिड्स बाद में 92 हो जाएंगे, क्रोमेटिड्स का नंबर बढ़ेगा, क्रोमेटिड्स 92 हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा, क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। अब यही क्रोमेटिड्स तो डिवाइड होना है अलग अलग पोल पे, और ये कैसे होगा ये हम आगे देखते हैं। तो ये क्या होता है? इस तरह से कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, और ये बीच में जो है सेंट्रोमियर से ये दोनों जो आर्म्स है इसके, ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। तो ये रहा, और इस क्रोमोसोम के अंदर ही तो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसी के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, और ये किससे क्रोमोसोम अटैच्ड है? सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया। अब दूसरा देखते हैं। सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। क्रोमोसोम कंडेंसेशन के बाद क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा इसका डायग्राम है प्रोफेज का, तो इसमें देखिए कि क्रोमोसोम कंडेंस्ड होने लगे हैं। ये हमारा सेंट्रोसोम है। तो सेंट्रोसोम अब धीरे धीरे अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहा है, ये वाला सेंट्रोसोम इस वाले पोल्स पे आ जाएगा, ये वाला सेंट्रोसोम इस वाले पोल्स पे आ जाएगा। तो इस तरह से अपोजिट पोल्स में मूव कर रहे हैं। ईच डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम इमिट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो भी हमारा सेंट्रोसोम था, जैसे कि हमने डुप्लीकेट का मतलब समझिए, एस फेज में रेप्लिकेशन हो रहा था आपका डीएनए का, और मतलब क्रोमोसोम दुगना हो रहा था तो डीएनए भी दुगना हुआ। साथ ही साथ वहां पे
सेंट्रोसोम भी दुगना हो रहा था, सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट कर रहा था। तो अब क्या होगा कि ये जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम होगा उसमें से धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये जो आपको ये धागे जैसे दिख रहे हैं, ये धागे जैसे दिख रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो इसमें से निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे निकलने लगेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें से, जिसे हम बाद में स्पिंडल फाइबर्स बोलेंगे। तो ये हो जाएगा। फिर अगला है, देयर विल बी ग्रेजुअल disappearance of Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear membrane। तो जो भी कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये सब डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर कहने का मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखने पे ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी प्रोफेज के अंदर, तो ये सब गायब हो जाएंगे। तो अब हम समझते हैं एक बार फिर से कि प्रोफेज में क्या क्या हो रहा था। प्रोफेज में जो है क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्टिंग में जो फैला हुआ था वो कंडेंस्ड होके ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर क्या होगा, सेंट्रोसोम जो है अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगेंगे ताकि वो क्रोमोसोम को डिवाइड कर सके। हम लोग आगे समझेंगे वो। तो सेंट्रोसोम जो है अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगेगा। फिर जो है सेंट्रोसोम में से आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और धीरे-धीरे जो भी आपके कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये चीजें हमारा प्रोफेज में हो रहा है। तो ये रहा इसका फिगर। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे के फेज में क्या हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस का नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है, द न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। इसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है गायब होना शुरू हो रहा था। मेटाफेज में जो है ये पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो सेल साइकिल के अंदर ये चीजें इतनी फास्ट होती हैं, मतलब कि इतनी रैंडमली होती है कि कोई क्लियर कट लाइन नहीं है कि इसको बोलेंगे कि ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, नहीं है। ये प्रोसेस तो लगातार है ना, हमने समझने के लिए इसको इस तरह से बांट दिया है, पर ये प्रोसेस जो है वो लगातार रैंडमली होती है। तो इसमें समझिए क्या हो रहा है, मेटाफेज में जो है न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। तो ये मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें क्या होता है ना, कि जो भी क्रोमोसोम था हमारा जो प्रोफेज के अंदर कंडेंस हुआ था, वो एकदम एक लाइन में बीचों बीच खड़े हो जाएंगे, इक्वेटर पे आके एक कतार में खड़े हो जाएंगे, जिसको मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन से खड़े हो गए, एक लाइन में लग के खड़े हो गए। फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम से अराइज हो रहे थे वो अब आके फाइनली क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर वाले पार्ट से आके अटैच हो जाएगा। जो है काइनेटोकोर्स जो होता है वो क्रोमोसोम के बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेशली साइट होते हैं स्पिंडल फाइबर्स के लिए ही प्रेजेंट होते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वहां आके अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर्स से। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो काइनेटोकोर्स से आके अटैच हो जाएंगे। तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेटाफेज में क्या हो रहा है। मेटाफेज में जो है न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम हैं जो कंडेंस्ड हो गए थे प्रोफेज में, वो बीचों बीच आके एक लाइन से इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, सेंटर पे आ जाएंगे। फिर क्या हो रहा है, जो भी स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं वो आके क्रोमोसोम से काइनेटोकोर वाले एरिया पे आके अटैच हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मेटाफेज। अब हम देख लेते हैं कैरियोकाइनेसिस का थर्ड फेज, दैट इज एनाफेज। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। इसमें क्या होता है, इस फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो जाती हैं। अब जैसा कि हमने देखा था मेटाफेज में कि जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से निकल रहे थे वो अटैच हो जा रहे थे क्रोमोसोम्स पे। तो वो क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो है इसमें वापस से अपने घर को लौटने लगते हैं, जैसे कि वो सेंट्रोसोम से आए थे तो वापस से वो जो है वापस से सेंट्रोसोम के पास जाने लगेंगे। और जाएंगे तो वो इतनी मजबूती से अटैच्ड थे क्रोमोसोम से कि जाते जाते ना वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को तोड़ के स्प्लिट करके अलग कर देते हैं। अब जैसे कि हमारा ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, है ना,
और ये यहाँ पे सेंट्रोमियर से अटैच्ड थे ये दोनों। सेंट्रोमियर ही इन दोनों को अटैच करके रखे हुए था। तो जब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड है, यहाँ पे काइनेटोकोर्स था ना, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे, तो जब स्पिंडल फाइबर्स वापस से अपने घर सेंट्रोसोम को लौटने लगेगा, तो ये सेंट्रोमियर को तोड़ देगा और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी देखिए, अपने आर्म हवा में लहराते हुए वो भी सेंट्रोसोम की तरफ चली जाएंगी। इसका नाम ही है एनाफेज, मतलब सेंट्रोसोम जो है अपने पास बुला रहा है क्रोमोसोम्स का आना, मेरे पास आना, और ये भी चली जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होके अपोजिट पोल्स पे चली जाएंगी। क्या है? क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। इस फिगर से देखिए, क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो चुके हैं इस फेज में, एनाफेज में, और वो दोनों भी अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं। ये हो गया। अब क्या हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ नोन एज डॉटर क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो चुकी हैं और अपोजिट पोल्स पे जाने पर अब हम इसे क्योंकि अब तो ये सेपरेट हो चुकी है, तो अब हमने इसको नया नाम दिया है डॉटर क्रोमोसोम्स। और आगे जाके यही दोनों डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमारा एनाफेज में। एनाफेज में एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जा रही हैं। सेपरेट होने के बाद जो है वो क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगेंगे। मूव करने के बाद क्या होगा? अब जब ये मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स पे, तो यहाँ पे जाने के बाद अब हम इसे जो है डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो ये हमारा एनाफेज में हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि टीलोफेज में क्या हो रहा है। द माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का काम खत्म हो चुका है, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपियर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। साथ ही साथ क्या होता है? क्रोमोसोम स्टार्ट्स डीकंडेंसिंग व्हेन दे रीच अपोजिट पोल्स। क्योंकि अब क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, तो अब धीरे धीरे वापस से क्रोमोसोम फैलने लगेगा, डीकंडेंस्ड होने लगेगा, क्योंकि अब इनका काम हो गया है, तो वापस से वो आराम से फैल सकते हैं। तो वो वापस से डीकंडेंस्ड होने लगेंगे एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा अगला पॉइंट में? न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप्स। न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। क्रोमोसोम धीरे धीरे जो है डीकंडेंस्ड होने लगेगा। इसके डीकंडेंसेशन के साथ ही साथ जो है न्यूक्लियर इनवेलप फिर से रीअपियर हो जाएगा। तो चारों ओर इस जो था हमारा डॉटर क्रोमोसोम के चारों ओर वापस से न्यूक्लियर इनवेलप रीअपियर हो जाएगा। और रीअपियर होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा? ड्यूटर सॉरी वापस से रीअपियर होने के बाद ये वापस से डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करेगा। ये हो रहा है हमारा। और क्या हो रहा है? द न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus ऑल रीअपियर। तो ये सारी चीजें जो प्रोफेज में डिसअपियर हो गई थी, वापस में टेलोफेज में रीअपियर हो जाएंगी। क्या क्या चीजें? न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, ये सभी वापस से रीअपियर हो जाएंगे और माइक्रोस्कोप से अब ये विजिबल होंगी। तो ये हो गया हमारा टिलोफेज, और साथ ही साथ ये हमारा हो गया टिलोफेज का डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर इनवेलप रीअपियर हो चुका है, क्रोमोसोम धीरे धीरे डिकंडेंस्ड हो रहे हैं। तो ये हमारा टिलोफेज हो गया। तो यहाँ इसके साथ ही हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। अब फाइनली जो है सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो अब हम वो भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है इसमें क्या हो रहा है? द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो हमने लास्ट फेज में देखा था कि दो न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया था। तो अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियाई के सेपरेशन के साथ ही अब साइटोप्लाज्म का भी सेपरेशन हो जाएगा। तो इसमें जो है साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का सेपरेशन हो जाएगा। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum distributed between the two daughter cells. अब जैसे कि हमारा जो है एक सेल से दो सेल बन चुका है ना? एक सेल था पहले, एक सेल से ये दो सेल्स बन चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दो सेल्स, तो ये दो सेल्स बनने के साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो हो ही गया है, साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थी, माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अदर जो भी चीज़ें प्रेज़ेंट थी, वो भी अब इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएँगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स थे उनका भी इक्वल इक्वल डिवीजन दोनों सेल्स में हो रहा है एंड इसके साथ ही फाइनली हमारा सेल का डिवीजन कंप्लीट होता है। तो आज के क्लासेस में हमने जो है एम फिश के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है और सेल डिवीजन को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका अपडेट भी मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।